डे वन स्टोरी, इस खास सेगमेंट में आज हम आपके लिए एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आए हैं, जिनको सुनकर, जिनको समझकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपके भी परिवार में कोई व्यक्ति और किसी शख्स पे इन सिंडिकेट की नजर हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं धर्मांतरण को लेकर। धर्मांतरण का जो सिंडिकेट पूरे देश में फैला हुआ है, उसकी बानगी को समझिए, जानिए और सतर्क रहिए कि इनकी एक्टिविटी किस तरह से चल रही है, आपके घर पर किस तरह से इनकी नजर है, किस तरह से आपकी बेटी को बरगलाकर ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और किस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यूपी के हालिया घटना, जिसमें यूपी के मेरठ के रहने वाली लड़कियां और आगरा की भी लड़कियां शामिल थी, जिनको किस तरह से कोलकाता ले जाया गया। पिता को शक हुआ, पिता ने इस पे पुलिस से सहायता मांगी और साथ ही देखिए धर्मांतरण का ये जो खेल है, जिसका रैकेट का खुलासा तो हुआ ही, लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कि किस तरह से बदस्तूर पूरे देश में जारी है। धर्म परिवर्तन पर देश में बवाल। धर्मांतरण को लेकर देश में फैला स्लीपर सेल। 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की बात। जबरन धर्मांतरण और निकाह की शिकार लड़की ने खोले छांगुर बाबा के राज। धर्मांतरित युवतियों पर काउंसलिंग का भी नहीं दिख रहा असर। छांगुर बाबा जैसे देश में कई घूम रहे। आगरा से गायब हुई 2 सगी बहनें 4 महीने बाद 1300 किलोमीटर दूर कोलकाता से बरामद हुई। साथ ही यूपी को हिला देने वाले धर्मांतरण की नई कहानी के पन्ने भी खुल गए। इसके तार दुनिया के 5 देशों से जुड़े। पूरे देश में धर्मांतरण का एक स्लीपर सेल फैला हुआ है। पुलिस ने 7 राज्यों की दर्जनों लड़कियों को ट्रेस किया है और उनकी लगातार काउंसलिंग की जा रही है। कई लड़कियां बेहद कट्टर हो चुकी है और काउंसलिंग का आसानी से असर नहीं दिख रहा है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली, यूपी की युवतियां इसमें शामिल है। धर्मांतरण के बाद इन सभी युवतियों ने गिरोह के लिए काम करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने कई लड़कियों और उनके परिजनों से संपर्क किया है। जांच में सामने आया कि सोशल मीडिया, गेमिंग ऐप पर बातचीत के माध्यम से धर्म का प्रचार किया जा रहा था। जो युवक व युवतियां मुस्लिम बने, उनको ही स्लीपर सेल में भर्ती कर धर्मांतरण गिरोह को संचालित करना शुरू कर दिया गया। सभी को टारगेट दिया जाता था ताकि वह धर्मांतरित लोगों के वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर फंड जुटाएं। दिल्ली से पकड़े गए अब्दुल रहमान कुरैशी के मोबाइल से आगरा पुलिस को 150 से अधिक संदिग्ध नंबर मिले हैं। अब्दुल रहमान के मोबाइल से मिले ज्यादातर नंबर कश्मीर में चल रहे हैं। कश्मीरी युवतियों को कट्टरता के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। इतना ही नहीं, ऑनलाइन लूडो गेम के जरिए पाकिस्तान में बैठा हैंडलर युवक युवतियों को निशाना बनाता था। ऑनलाइन लूडो के जरिए धर्मांतरण का खेल शुरू होता था। लूडो गेम से पर्सनल चैट और फिर पर्सनल चैट से इस्लामिक वीडियो भेजकर धर्मांतरण करवाया जाता था। धर्मांतरण की तरफ बड़े लड़के लड़कियों को रेडिकलाइज करने के लिए पाकिस्तान और दुबई में बैठे कई कट्टरपंथियों के ग्रुप से वीडियो कॉल के जरिए ट्रेनिंग करवाई जाती थी। आगरा के धर्मांतरण सिंडिकेट का दिल्ली से कश्मीर और कश्मीर से पाकिस्तान वाया दुबई कनेक्शन भी सामने आया है। मोहम्मद फैजान है, उसने फेसबुक के थ्रू अक्षय नाम से हमसे जान पहचान बढ़ाई और फिर वहां से उसने हमें अपने झांसे में लिया। जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था। उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांद औलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है। हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने वाले नेटवर्क के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान कई राज खोल रहा है और धर्म परिवर्तन के इस खेल के तार पाकिस्तान से जुड़ने लगे हैं। लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें मुसलमान बनाने वाले व्हाट्सएप ग्रुप का चीफ पाकिस्तानी निकला है। उधर इस मामले में 4-5 लड़कियों से पुलिस ने पूछताछ की है और पुलिस ने उनके परिवार को बुलाया है। साथ ही इस मामले में एक और पीड़ित का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया है। पुलिस के मुताबिक इन लड़कियों ने भी धर्म परिवर्तन किया था। यह लड़कियां अब्दुल रहमान के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी थीं और इस ग्रुप में पाकिस्तान के लोग भी थे जो इन्हें नमाज पढ़ना सिखाते थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने
एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इनको एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में हाल में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया एसटीएफ के द्वारा, और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क में लफ्ज जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं। और यह प्रणाली जो है वह आईएसआईएस का जो सिग्नेचर तरीका होता है, जो उसका प्रतिरूपण है, जो ये करते हैं, वो ठीक उसी तरह से इस चीज को किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का पूरे नेटवर्क में सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए हैं 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है, लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी, नया फोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे फिर उनकी शादी कराने के लिए, और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए, और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे। पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि मुसलमान बनाने वाले व्हाट्सएप ग्रुप के पाकिस्तानी चीफ का नाम तनवीर है। हालांकि यह उसका असली नाम है या नहीं, फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता है। कनाडा और अमेरिका से लेकर खाड़ी के देशों से फंडिंग की बात पहले सामने आ चुकी है। आगरा पुलिस अब तक गिरफ्तार 14 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली से गिरफ्तार अब्दुल रहमान और गोवा से पकड़ी गई आयशा ने पाकिस्तान के तनवीर के बारे में विस्तार से बताया है। तनवीर के भेजे कई वीडियो 3 लड़कियों के मोबाइल से मिले हैं। इन तीनों हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने की तैयारी थी। छत्तीसगढ़ इससे अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से धर्मांतरण को लेकर आंदोलन होते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अगर चुनाव के समय की बात की जाए तो जब यहाँ पे विधानसभा का चुनाव था तो सबसे ज्वलन मुद्दा आदिवासी क्षेत्र का था, क्योंकि वहां पे 100 दफनाने को लेकर ही 2 वर्ग आमने सामने था। एक जो कन्वर्ट हो गए, वो चाहते थे कि उनका 100 दफनाया जाए जो जिनके परिजनों की मौत हो चुकी थी। दूसरा वर्ग ये था कि नहीं, वो 100 दफनाने नहीं देंगे, और इसको लेकर कई जगहों पे झड़प की भी स्थिति बनी। एक समय तो ऐसा है कि एक जिले के पुलिस अधीक्षक ने यहां तक लिख दिया कि एक बड़ा रैकेट चल रहा है और लिहाजा उस पुलिस अधीक्षक पे ही कार्रवाई होगी। समझा जा सकता है कि ये रैकेट किस तरह से चल रहा है, किस तरह से यहाँ पे धर्म के नाम पे बरगलाया जा रहा है, धर्म के नाम पे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, एक धर्म को छोटा बताया जा रहा है, दूसरे धर्म में आपको पैसे मिलेंगे, दूसरा धर्म अगर आप आहरण कर लेते हैं तो कहना कि आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा लाइफ स्टाइल मिल जाएगा, और लिहाजा ये सब बातें बतलाकर आपको एन किन प्रकार किसी सिंडिकेट में धकेल दिया जाता है। तो इसी पर देखते एक खास रिपोर्ट जिसमें आप समझिए किस तरह से ये सिंडिकेट काम कर रहा है। घर को चर्च बना के रखे हैं ये ईसाई लोग, विधर्मी लोग जो लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ये लोग इसको प्रार्थना भवन बना के रखे, अंदर से ताला लगा के क्या करते भगवान जानते। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर बवाल। बिलासपुर में 6 महीने में 30 केस, सियासत गरमाई। प्रार्थना सभा के बहाने धर्मांतरण का लगता रहा है आरोप। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के पीछे कारण विदेशी फंडिंग। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के प्रकरणों में इजाफा हुआ है। इसमें अधिकांश बस्तर से लेकर सरगुजा संभाग के अंदरूनी ग्रामीण इलाकों में खेल चल रहा है। आदिवासी लोग अभी क्रिश्चियन में बहला फुसला के हैं, उनको हम गांव वाले कितना बार समझाए कि गांव में एक साथ रहें, गांव में सब देवी देवता को माने। इन लोग हमारे देवी देवता को भी नहीं मानते, कुछ नहीं करते,
जो प्राप्त होता है इन लोग कुछ विरोध टाइप करते हैं, तो हम इसलिए हम गांव वाले विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार बढ़ते धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्म स्वातंत्र्य संशोधन विधेयक बनाने जा रही है। करीब 10 राज्यों की कानूनों की बारीकियों को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इससे प्रदेश में धर्मांतरण के मामले थमने के साथ ही इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। इसमें जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, एक कार्यवाही धर्मांतरण पर नहीं होती थी। धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, इसलिए मामले उजागर हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने खुली छूट दे रखी थी धर्मांतरण के लिए, और इसलिए न कोई कार्रवाई होती थी, न कोई मामले उजागर हो रहे थे। वैसे तो छत्तीसगढ़ में कानून है धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ में, लेकिन इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है और इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अन्य प्रदेशों में किस तरह का नियम है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से कड़ा कानून यहां भी बनाएंगे ताकि धर्मांतरण रुके। राज्य में चंगाई सभा की आड़ में भोले भाले, असहाय, गरीब लोगों को लालच देकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कार्य क्षेत्र में काम करने के उद्देश्य से गठित गैर सरकारी संगठन को गोपनीय रूप से फंडिंग हो रही है। इसका इस्तेमाल कथित तौर पर धर्मांतरण गतिविधि के लिए किया जा रहा है। बता दें कि पहले राज्य में 364 एनजीओ थे जिन्हें विदेशी फंड मिल रहा था। 2020 में अधिनियम में संशोधन के बाद राज्य में 84 एनजीओ पर प्रतिबंध लगाया गया था। 127 अन्य बंद हो गए। इस समय राज्य में विदेशी फंड लेने वाले करीब 153 एनजीओ काम कर रहे हैं। हालांकि बस्तर जिले में पंजीकृत 19 में 9 संगठन और जशपुर जिले में 18 में से 15 संस्थाएं ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित की जा रही है। धर्मांतरण पे हमने एक रिपोर्ट और कुछ लोगों के बयानों को दिखाने की कोशिश की। अब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और स्वदेश के संपादक योगेश मिश्रा, जिनसे समझते हैं कि धर्मांतरण पे वो क्या समझते हैं और धर्मांतरण पर किस तरह से नकेल लगाया जा सकता है। इन दिनों देश में धर्मांतरण का मुद्दा काफी छाया हुआ है। ममता को शिफा बना दिया जा रहा है। जो ये जाल है दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, और इसे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर लंबे समय से काफी कुछ बहस होती रही और इस पे कई कठोर कानून भी बने। धर्मांतरण को समझेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अपने खास मेहमान योगेश मिश्रा जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और स्वदेश के संपादक। मैं उनका इस खास कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगा। मिश्रा जी, धर्मांतरण को समझे, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से इस पे बातचीत होती रही, लेकिन अब देखा जाए देश का कोई भी कोना अछूता नहीं है धर्मांतरण और मतांतरण के इस मुद्दे पर। देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में अगर आप थोड़ा सा बैक जाएंगे, थोड़ा फ्लैशबैक में चलेंगे, तो पिछले 3 दशकों में धर्मांतरण ने जो तेजी पकड़ी है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो जब नेसेंट स्टेट में था, जब शुरुआती दौर में था, तो लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि कुछ इस तरह से हो जाएगा। आदिवासी कुछ एक इक्के दुक्के उनको बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था, उनको क्रिश्चियनिटी की ओर ले जाया जाता था। लेकिन स्थितियां धीरे धीरे और भयंकर होती चली गई। छत्तीसगढ़ के डीप पॉकेट्स में जिस तरह से मैसिव तरीके से होने लग गया धर्मांतरण, वो एक बड़ा एग्जाम्पल बनता है कि कैसे केवल लोभ के चक्कर में आकर सारे के सारे आदिवासी अपना पूरा परंपरा, अपने कल्चर सबसे विमुक्त होते चले जा रहे हैं। और सीएम सैन को भी ये कहना पड़ा कि संस्थान की आड़ में क्या हो रहा है वो सबको मालूम है। आपको वो वाक्य, वो बयान याद होगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री इन चीजों से अवेयर हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें भी की है कि भाई इन चीजों पर लगाम कसें, और उनके अपने जो चैनल्स हैं उसके थ्रू आदिवासियों तक सही सरकारी चीजें पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मगर जितना आप रास्ता खोजते हो सही करने का और आदिवासियों को मेन स्ट्रीम में लाने का, उतना ही रास्ता ये धर्मांतरण करने वाले खोजते हैं उनको अपने मत में लाने के लिए। और यहां पर सरकार को एक कदम आगे होना होगा, तब कोई बात बनेगी। और आप देखिए कि जो फंडिंग की बात थी पिछले दिनों, विजय शर्मा ने यह कहा कि किनको किस तरह फंडिंग हो रही है उस पर भी नजर है, और फॉरेन से जो फंडिंग आ रही है उसको किस तरह से चेक किया जाए, और धर्मांतरण में उसका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। अगर इस पर रोक लगाया जाए तो मुझे लगता है बेहद काफी हद तक इस पे लगाम लगाया जा सकता है।
देखिए, फॉरेन फंडिंग कोई बड़ी चीज नहीं है और कोई नई चीज नहीं है। अगर उप मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर विजय शर्मा ये कह रहे हैं तो वो किसी एविडेंस के बेसिस पर ही कह रहे हैं, वो ऐसे पब्लिक ओपिनियन तो दे नहीं सकते। लेकिन सरकार को इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। आप देखें, जब मोदी यहां पर 2014 में आए प्रधानमंत्री बनकर, तो उस समय उन्होंने फॉरेन फंडिंग का एक पूरा लंबा रैकेट था, उसको खत्म किया। इससे बहुत से एनजीओ जो पनप रहे थे और जो आतंकवाद नक्सलवाद फैला रहे थे वो भाग गए। मगर इसी बीच फॉरेन फंडिंग के नए तरीके आए। आप देखें कि चुनाव में कैसे हुआ कि आपने फॉरेनर लोगों से किस तरह से फंड लिया। मैं पार्टी का नाम नहीं लेना लूंगा, मगर आप समझें। और जॉर्ज सोरोस जैसे लोग कैसे आ जाते हैं पिक्चर में और किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं यहां पर। उसी तरह से फॉरेन फंडिंग जो है, आप माने या ना माने, ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वेटिकन के निर्देश पर ऐसी चीजें होती चली जाती हैं। अब वेटिकन में कोई एक आदमी तो बैठा नहीं है कि जो निर्देश देगा, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, जो चाहते हैं कि भारत में हिंदुत्व पर कुछ डोमिनेंट एक कौम आ जाए, और वो क्रिश्चियनिटी से बेटर क्या होगा। तो इस पर वो वर्क कर रहे हैं। धर्मांतरण चुनाव के समय भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि आप देखिए नारायणपुर में जिस तरह से द्वंद की स्थिति रही, शव दफनाने को लेकर भी विवाद हुआ। वो विवाद तो फिलहाल अभी हाल के वर्षों में भी देखने को मिला। आपको नहीं लगता कि अब आदिवासियों के सामने है, जो कन्वर्ट हो गए, उनके शव को दफनाने को लेकर जो मूल आदिवासी, वो नहीं चाहते कि उनके शव को दफनाया जाए? नहीं, ये पॉइंट सही है कि आदिवासियों को आदिवासियों के खिलाफ ही करने की साजिश चल रही है। इससे फायदा इन्हीं को है जो धर्मांतरण में लगे हुए हैं। ये टिपिकल ब्रिटिश पॉलिसी है कि आपस में ही लड़वा दो और अपना फायदा ले लो। अब ये लड़वा कर क्या है, दोनों खेमों को अपने मत में ले आ रहे हैं, और लड़वाने के बहुत सारे तरीके ये अपना रखे हैं। इन्होंने जो सबसे पहले काम किया है डेंट करने का, घुसने का, वो है आपकी संस्कृति में, आपकी परंपराओं में। उसको वो बेबुनियाद बताते हैं, उसका कोई बैकअप नहीं बताते। वो कहते हैं कि भाई जो कुछ है इस तरह की चीजें हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, इसमें आपको पैसा मिलेगा, सुख मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा। और ये जो टेम्पररी लोभ देते हैं उसमें वो बेचारे फंस जाते हैं। और लोभ देने वाले कौन होते हैं? ये डायरेक्ट कई बार नहीं आते, ये अपने ही इनके ही लोगों को, कुछ एक लोगों को बरगलाते हैं और उनके थ्रू पूरा रैकेट रचते हैं। इसमें चूंकि हम ट्राइबल में बात कर रहे हैं, लेकिन अब तो ओबीसी भी टारगेट पे है। ओबीसी का भी खासतौर पे आप देखिए साहू समाज बहुत बड़े स्तर पे कन्वर्ट हो रहे हैं। ये एक चौंकाने वाला तथ्य है। ये पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ में भी ये ट्रेंड देखने को आया है, आर.के. गांधी जी। और आप माने नहीं माने, ये दुखद भी है कि ओबीसी आपने केवल एक टैग दिया हुआ है। ओबीसी के जो भी कैटेगरी में आते हैं वो बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश को बनाने में, आगे ले जाने में, चलाने में। और ये अगर इनके जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, इनको ये टारगेट जिस तरह से कर रहे हैं, सरकारों को, सभी राज्य सरकारों को इस पर सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। नहीं अपनाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इनमें से वीकर सेक्शन के लोग कहीं नजर ही नहीं आएंगे और आपको केवल क्रीमी लेयर ही दिखेंगे ओबीसी में। कठोर कानून से रुक सकता है ये धर्मांतरण, कि इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है? क्या लगता है? देखिए, कानून अपना काम करता है, मगर कानून का अपना एक दायरा है। कानून एकदम से आप कहें कि रिमोट पॉकेट्स तक पहुंच जाए, वो संभव नहीं है। आप तो देख ही रहे हैं इतने सालों से छत्तीसगढ़ में या देश भर में कैसी स्थितियां हो रही हैं। सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस। अब अवेयरनेस आप किस लेवल तक ले जाते हैं? आपको अवेयरनेस को पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। उन तरीकों में, जैसे कि आपने रामकृष्ण मिशन देखा किस तरह से बस्तर में काम कर रहा है, या इसी तरह की संस्थाएं जो न केवल हिंदुओं को, निरीह आदिवासियों को, निर्दोषों को भटकने से बचा रहे हैं, जिस तरह से इनको सही लाइन पर ला रहे हैं। आप समझें, कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग होता रहा, उनको कहा गया कि ये भटके हुए लोग हैं। वो भटके हुए लोग नहीं थे, वो सोची समझी साजिश हुआ करती थी। 18 के बाद सबको सब समझ में आता है कि कौन क्या कर रहा है। उनको सही ट्रैक पर लाने के लिए सही प्लानिंग किया गया। वही प्लानिंग यहां करना पड़ेगा। आप 30 साल के 35 साल के व्यक्ति हैं, आपको धर्मांतरित कोई कर रहा है तो आप बेहोशी में नहीं हो रहे हैं, आप होशो हवास में हो रहे हैं। तो होशो हवास में अगर हो रहे हैं तो आपको यह समझना होगा कि आप क्यों हो रहे हैं। तो सरकार को इसके कारण समझने होंगे, तब जाकर रिजल्ट आएगा। तो वन डे वन स्टोरी, और इस वन डे वन स्टोरी में हमने धर्मांतर पर चर्चा की। मैं योगेश मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। साधा न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।